हेडिंग डाल दिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। स्टार्ट करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मतलब हिंदी में कोशिका, और यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की एक मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब इनको पहले एक साइंटिस्ट देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में इसके जस्ट जो सेल चैप्टर है उसके बगल में जीएन रामचंद्रन साइंटिस्ट दिए हैं, और इम्पोर्टेंट है, सवाल आ सकता है, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, इसमें देखते हैं। साइंटिस्ट जीएन रामचंद्रन, साइंटिस्ट जीएन रामचंद्रन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लिखो डिस्कवर्ड, ही डिस्कवर्ड, पहला पॉइंट लिखो, ही डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने डिस्कवरी की थी। सेकेंड, ये एक साइंटिस्ट से मिलकर बाय मीटिंग विथ लिनस पॉइलिंग, बाय मीटिंग विथ लिनस पॉइलिंग, लिनस पॉइलिंग भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है। लिनस पॉइलिंग ही influenced by the अल्फा, इसको अब क्या पढ़ेंगे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स इंपॉर्टेंट है, और एक इसके स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स, इसके स्ट्रक्चर है प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका मतलब समझो कि उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है उसके बारे में बताया। क्या बताया कि अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स होंगे, किसके साथ मिलकर बनाया, एक और साइंटिस्ट लिनस पॉलिंग के साथ मिलकर ये चीज के बारे में जानने की कोशिश की इन्फ्लुएंस में, ठीक है। एक पॉइंट और है, इसको स्क्रीनशॉट लिखने के बाद एक पॉइंट और ऐड करना है, तब तक इसको लिखो। अगला पॉइंट डालो इसमें, थर्ड पॉइंट, और लिखो बाय यूजिंग, क्या लिखोगे, बाय यूजिंग द क्या यूज करके, बाय यूजिंग द रामचंद्रन प्लॉट he will solve all the structure of collagen protein, ये collagen fiber प्रोटीन, इसका यूज करके इन्होंने पूरा कोलेजन फाइबर का स्ट्रक्चर सॉल्व किया था। ये इंपॉर्टेंट, रामचंद्रन प्लॉट, ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट का ये कोई फिर अगला पॉइंट दिखाते हैं, समझा भी, इसमें कुछ समझने का है नहीं ज़्यादा, तब याद ही करना है। अब देखो, अब हम प्रॉपर चैप्टर में आते हैं, सेल, ठीक है। देखो देखो सेल को हम साइंटिफिक वर्ड में, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में ठीक साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड। इसके बाद लिखो, ये पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ये सब भी पढ़ा। हाँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ तो नहीं पढ़ाऊंगा फिर से। अब जो है तो हेडिंग क्या डालनी है, सेल। अब जो है तो तुमसे पूछा जाएगा कि ये सब पढ़ाया गया। चलो, तो सबसे पहले सोचो कि व्हाट इज सेल, सेल होती क्या है। सेल इज द फंडामेंटल। अब लिखो, सेल में लिखो द बेसिक फंडामेंटल, यूनिट ऑफ
unit of our life is called as cell. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो फंडामेंटल यानी कि मूलभूत, ठीक है, बेसिक यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होगी हमारे लाइफ की, वो क्या होगी? सेल। वो किससे मिलकर बनी होगी? सेल से। जो हमारी बेसिक यूनिट होगी हमारी लाइफ की, वो किससे मिलकर बनी होगी? सेल से। और वो सबसे छोटी इकाई है हमारे जीवन की, सबसे छोटी यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है अपनी लाइफ की। ये भी देख लो, बेसिक यूनिट, बेसिक फंडामेंटल यूनिट लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखो, इट इज द also structural and functional unit of our life। ये हमारे जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक, मतलब कि जो भी हमारी बॉडी पूरी बनी हुई है वो, और जो हमारे बॉडी में सेल, जो सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, उसमें जो काम होते हैं उसमें मुख्य रोल, एक्टिव रोल, मेन रोल किसका होता है? सेल का होता है। अगर सेल नहीं होगी तो बॉडी काम नहीं करेगी, सचमुच बॉडी बनेगी नहीं। ठीक है, इतना देखो। अब क्यों जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की क्यों है? सेल की जो है तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल लाइफ की यूनिट क्यों है? अब हम इसका रीजन जानेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि रीजन। तो पता सबको होता है कि सेल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, लेकिन रीजन क्या है, क्यों, ये देखेंगे। तो लिखो रीजन, या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो, उसमें लिखो व्हाई सेल इज called as structural and functional unit of our life। हमारे जीवन में जो सेल है वो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट क्यों है? इसका क्या क्वेश्चन है, ये आंसर लिखो। बिकॉज ऑफ anything less than a complete structure of cell does not ensure independent लाइफ। ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझो। सब पहले पेन रखो और मतलब समझो। बिकॉज ऑफ एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का नहीं है तो वो कोई भी चीज हो, वह जो है तो लाइफ नहीं चला पाएगी। उसकी जो जीवन है वो खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पे निर्भर करके उसका जीवन। अब जैसे मैं, क्या मेरा जीवन किसी पे निर्भर है? ठीक है, क्योंकि मेरी खुद की कोशिका है, खुद की बॉडी है, तो उसमें खुद की कोशिका है, खुद की सेल्स हैं, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता हूँ। बिना किसी के सेल, बिना किसी और के सेल के मैं जी सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मान लो स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं होता तो क्या मेरी लाइफ इंडिपेंडेंट होती, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती ना। मतलब कि अगर सेल नहीं होती, मैं किसी पे डिपेंड कर रहा होता अपनी सेल के लिए, जैसे मतलब किसी से जुड़ा होता, जैसे ट्विंस होते हैं। समझ बात को, एक पैर हो, दो इंसान हैं, उनका एक ही पैर है, तो एक पैर तो अलग अलग है लेकिन एक पैर जो है तो सेम है। इसका मतलब वहाँ पे सेल का क्या हुआ, कमी हुई। उनकी जेनेटिक मटेरियल में कहीं ना कहीं जो सेल है उसका जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है, सेल जो इतनी बननी चाहिए उतना पूर्ण रूप से नहीं बनी। ठीक है ना, तो यही है। बिकॉज एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर, वो इंश्योर नहीं करेगा कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ को जिएगा अगर सेल नहीं है तो। इसीलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल। जितने भी तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे जिंदा है, उन सब में सेल होगी ही होगी, चाहे वो इंसान, जानवर हो, पक्षी हो,
कुत्ता हो, मतलब कुछ भी हो, आई थिंक छोटे से लेके यूनिसेलुलर से लेके यानी एक कोशिकी से लेके मल्टीसेलुलर बहु कोशिकी तक। मल्टीसेलुलर में हम और यूनिसेलुलर में छोटे छोटे बैक्टीरिया एलगी से लेके, ठीक है, समझ लो बात को। वायरस बस में सेल नहीं होती है, किसमें नहीं होता है? मैंने लिखाया भी है लिविंग वर्ल्ड में कि एक्सेप्शन क्या है, सेल का वायरस, उसमें सेल नहीं होती है। समझ में आता? अभी हम लिखाएंगे एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। इतना लिखो, इसके बाद हम एक और पॉइंट ऐड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। देखो अब लिखो, सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल present in all living organisms, present in all types of living organisms, सभी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। आइदर दे यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर, ठीक है। एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन वायरस, ठीक है, इतना लिखो। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, कितने प्रकार की सेल्स होती है और उनका एग्जांपल। देन हम सेल थ्योरी में चलेंगे कि कौन सेल को डिस्कवर किया था, क्या था, ये सब चीजें, ठीक है। जल्दी देखो अब लिखो टाइप्स ऑफ सेल्स। वैसे तो सच में कहूँ तो बहुत टाइप्स होती हैं, पर बेसिस के आधार पे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। बेसिस क्या है इसका? देखो बेसिस नंबर ऑफ सेल, बेसिस नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बॉडी, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कितने नंबर में है? एक है तो यूनिसेलुलर, बहुत है तो मल्टीसेलुलर। पहला टाइप लिखो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर सेल, ये यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर में लिखो कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। कैसे मिलके बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। एग्जांपल अमीबा, दूसरा ईस्ट, तीसरा हाइड्रा, ये लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है ना, और उसमें भी पढ़ाया हूँ, एनिमल टिश्यू में भी और फिर पढ़ा रहा हूँ। अब तो याद ही हो जाना चाहिए, 3-4 बार पढ़ा दिया किसी चीज को। अब लिखो मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर एनिमल डाल लेना, डालना हो यूनिसेलुलर, हाँ, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। एग्जाम्पल में ह्यूमन, ठीक है, बर्ड्स, एम्फीबिया, etc। रिप्टाइल्स भी हो सकते हैं, हाँ बहुत सारे। मैमल्स भी हो सकते हैं, मैमल्स में एक ह्यूमन आते हैं, ठीक है। देखो अब जो है तो लिखो प्रॉपर्टी ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिसेलुलर तुम्हारे लिए होगा एनिमल्स। देखो पहली प्रॉपर्टी लिख लेना, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी आईएमपी, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर
unicellular organisms have independent existence, have always independent मतलब समझ रहे हो ना, जो किसी पे निर्भर now इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ जो हो, ठीक है, रह रहा हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी है? दूसरी प्रॉपर्टी लिखो कि हैविंग या प्रोवाइड्स essential फंक्शन ऑफ लाइफ। जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होंगे लाइफ के, वो सब यूनिसेलुलर एनिमल्स भी करेंगे अपने सेल द्वारा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या कोई डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और बाकी चीजें। और मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर सभी चीजें एक ही सेल से करते हैं, मल्टीसेलुलर अलग अलग सेल से एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स के, ठीक है। इतना जो है तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट याद ही नहीं हुआ। देखो देखो डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी। बताओ, हु डिस्कवर्ड व्हाई सेल? रॉबर्ट हुक 1665 डिस्कवरर ऑफ सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया था? डेड सेल, लिविंग सेल, ठीक है। डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था पहले, और उसका ईयर बताओ। अब देखो एसएम स्टार, एसएम इधर मत लिखो यार, लिखो सबसे पहले लिविंग सेल देखो। लिविंग सेल में फिर लिखो, याद करने की, या तो एल से लिवन हो, एंटोन पहले लगा देना, एंटोन उनके नाम पर एंटोन लगता है, ठीक है। और लिवन हो, एंटोन बॉन लिवन हो, एंटोन बॉन लिवन हो, ठीक है। एल से एल, लिवन हो भी याद रखोगे तब भी चल जाएगा, एंटोन बॉन छोड़ दोगे तब भी, ठीक है। तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहली बार? एंटोन बॉन लिवन हो, क्योंकि लिविंग सेल में एनर्जी आता है तो हम उसको क्या कर देंगे? लिवन हो। इससे याद रख लोगे, भूलेगा नहीं कभी बस। अब क्योंकि लिविंग सेल का जब हमें पता है कि लिविंग हो है, इसका मतलब डेड सेल का कोई और होगा, ठीक है। आप देखो डेड सेल का कोई ट्रिक नहीं दूंगा क्योंकि तुम कंफ्यूज हो सकते हो। रॉबर्ट हुक कौन है? रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक और ब्राउन में तुम्हें कंफ्यूजन होगा, तो रॉबर्ट हुक और ब्राउन में भी कंफ्यूजन, आगे जब मैं ट्रिक बताऊंगा इसको न्यूक्लियस की, तब तुम कंफ्यूजन वो हट जाएगा, ठीक है। तो कभी गलती होगा। एक तो सबसे पहले देखो कि डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था और लिविंग सेल को एंटोन बॉन लिवन हो। जल्दी लिखिए, इतना हो भी नहीं। देख अब न्यूक्लियस देखो, डिस्कवरर ऑफ सेल की जगह यहाँ पे न्यूक्लियस लिखिए। अब क्योंकि डेड न्यूक्लियस और लिविंग न्यूक्लियस कुछ होता नहीं है, अगर सेल होगी लिविंग तो उसमें न्यूक्लियस हो गई, मतलब न्यूक्लियस होता ही है सेल में। तो लिखो डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस कौन है? तो एक ट्रिक लिखो, असम स्टार, रॉबर्ट ब्राउन। क्या एन आ रहा है लास्ट में? ऐसी न्यूक्लियस। अब रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कभी तुमको दिक्कत नहीं आएगी, खत्म दिक्कत यहाँ पे। अब एक पॉइंट और डाल के लिखना, ये न्यूक्लियस में नहीं है, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ बाय इंक्रीजिंग invention of microscope discovered
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या डिस्कवर कर दिया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या क्या चीजें देख सकते हैं? सारी स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल, ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ सेल। ये नीट में क्वेश्चन आया है, ये वाले पॉइंट में। ये ठीक है। और ये मॉक टेस्ट में डिस्कवरी आएंगे। इतना लिखो, कुछ समझाना है नहीं। देखो ये लास्ट वाला पॉइंट है, यही बोल रहा है कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन बढ़ा, ठीक है, इंक्रीज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया तो उसने क्या किया? सेल की सारी स्ट्रक्चर डिटेल बता दी, देख के बता दी। क्योंकि मॉडर्न माइक्रोस्कोप था। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन, लास्ट में आता है, मतलब न्यूक्लियस होगा। रॉबर्ट हुक में कहीं नहीं आता है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी सेल की डिस्कवरी होंगी, वो भी डेड सेल के, क्योंकि लिविंग सेल से एल से लिविंग हो पाता है। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी कौन होंगे? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है खत्म। अभी और साइंटिस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटाओ। अब हेडिंग डालो, सेल थ्योरी। हाँ? सेल थ्योरी इसलिए मतलब सेल थ्योरी इसलिए, ठीक है। सेल थ्योरी formulated by ठीक है। पहले कौन थे साइंटिस्ट? और दो साइंटिस्ट हैं इसमें। पहले साइंटिस्ट हैं जो कि सबसे पहले आए थे, पहले आएंगे। तो लिखो ईयर 1838 में आए। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? सच लाइडन। एक मिनट, सच लाइडन का पूरा नाम बताओ। स्लाइड स्वीडन एंड स्वान। वो दूसरे ये हम भी वही बोल रहे हैं। मैथियस एनसीईआरटी में है ना, मैथियस सच लाइडन, मैथियस सच लाइडन। अब देखो ये जो है वो प्लांट्स पर स्टडी की, इसमें किए प्लांट्स पर स्टडी, मतलब प्लांट्स से रिलेटेड है, प्लांट्स से रिलेटेड। ठीक है, कहाँ के लिखना, क्योंकि प्लांट से बॉटनी होगा, तो जर्मन बॉटनिस्ट। बताया क्या था इन्होंने? डिस्कवरी ऑफ प्लांट सेल, डिस्कवरी ऑफ प्लांट सेल। क्या बोला था कि जो प्लांट सेल हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स made of different type of cells, made up of different types of cells। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे जो कि एक साल बाद आए, ईयर 1839 में, थियोडर सचवान। थियोडर सचवान, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? तो एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल्स रिलेटेड। क्या दिया इन्होंने, मतलब कहाँ के थे ये? तो ब्रिटिश, क्योंकि एनिमल्स रिलेटेड है, जूलॉजिस्ट होंगे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, और क्या बताया था इन्होंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। देखो जल्दी, देखो रखो, पेन रखो, पहले समझो। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया। दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है, बनाया है। किसने? मैथियस सचलाइडन, जिसमें तुमको मैथियस अगर तुम नहीं भी बोलोगे तब भी चलेगा, सिर्फ सचलाइडन याद रखना। और थियोडर सचवान, थियोडर नहीं बोलोगे तब भी चलेगा, सचवान बस याद रखना। अब देखो याद कैसे करोगे? तो सबसे पहले एनिमल्स आए थे कि प्लांट्स आया था? यूनिसेलुलर आए थे कि मल्टीसेलुलर? तो यूनिसेलुलर सबसे पहले आए थे।
ठीक है, यानी उसी से कॉम्बिनेशन आगे चल के इवोल्यूशन जब हुआ तो उससे प्लांट बने। तो प्लांट सेल पहले आई एनिमल सेल के, इसलिए 1838 में सबसे पहले प्लांट सेल की डिस्कवरी हुई, जो कि किसने किया? सचलाइडेन ने। प्लांट सेल से रिलेटेड है ये, ठीक है। क्या बताया था उन्होंने कि प्लांट सेल जो है और डिफरेंस आया टाइप, ये डिफरेंट है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। और वो बॉटनिस्ट थे, क्योंकि प्लांट के बारे में जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? बॉटनिस्ट। प्लांट की स्टडी किस में होती है? बॉटनी में होती है, लिखाया है लिविंग बर्ड में। तो इसलिए वो बॉटनिस्ट का है। कहाँ के बॉटनिस्ट थे? जर्मन के बहुत से, जर्मन कंट्री के थे वो, इसलिए उनका नाम उनके आगे लगता था जर्मन बॉटनिस्ट सचलाइडेन, ठीक है। 1838 में यानी पहले आते, उसके एक साल बाद कौन आता है? 1839 में सुचवान, ठीक है, या फिर स्वान याद रखो। तो ये एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल सेल से। और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, क्योंकि एनिमल से रिलेटेड जूलॉजिस्ट हो गए बिकॉज ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल, वो जूलॉजिस्ट कहला गए। और ये प्लांट्स हैं इसलिए बॉटनिस्ट कहला गए, ठीक है। अब जूलॉजिस्ट कहाँ के? ब्रिटिश के हैं, मतलब इंग्लैंड के, अंग्रेज के यहाँ के। और इन्होंने क्या बताया? एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो आउटर लेयर होती है एनिमल सेल की, किसी भी सेल में, एनिमल सेल में जो आउटर लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब याद कैसे रखना है तुम्हें, वो उसकी एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, ऐसे में स्टार डालूं। अच्छा एक चीज बताओ, जो ब्रिटिश थे, जब तुम कभी भी देखते हो कोई मूवी भगत सिंह की या कोई भी और मूवी, तो देखो सबसे ज्यादा ब्रिटिश की जो वाइफ्स रहती थी वो तुमको कुत्ता लेके जाते हुए देखती रहेंगी। वहीं से जो कुत्ते रखने का चाल चलन हुआ, समझे बात को? इंसान को बेड मिलता नहीं, कुत्ते को मिल जाता था, तो वहीं से स्टार्ट हुआ। तो स्वान, संस्कृत में क्या स्वान कुत्ते को कहते हैं? तो ब्रिटिश वाला क्या है? ये साइंटिस्ट साला कुत्ता है, ठीक है, ये याद रख लो। तो अब क्योंकि संस्कृत में स्वान का मतलब कुत्ता होता है, तो अगर इसको क्या लिखो? चा हटा दो। हम तो भारतीय हैं, हमको जिसमें मजा आता है वो चीज हटाते हैं। तो ये छटाओ स्वान। स्वान क्या होता है? स्वान मतलब कुत्ता। स्वान 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 अब स्वान मतलब होता है कुत्ता, डॉग। और डॉग कौन रखते थे? ब्रिटिश लोग। तो इससे क्या याद आ जाएगा कि जो स्वान है वो ब्रिटिश है, और ब्रिटिश कौन से? जूलॉजिस्ट थे। तो अगर तुम्हें ये पता है कि स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, तो तुमको यही नहीं याद करने की जरूरत है कि सचलाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्योंकि अगर स्वान जो है तो जूलॉजिस्ट थे और ब्रिटिश से थे, तो वो तो तुम अपने आप कनेक्ट कर ले जाओगे ना कि जब ये ब्रिटिश है तो एक जर्मन वस्तु बचा, तो उसकी ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं। एक ट्रिक याद किए, दो काम हो गया अपना, ठीक है। लिखो इसको अब, देखो आगे लिखो कि सचवान साइंटिस्ट के बारे में और लिखो। हेडिंग डालो एनिमल सेल। ठीक है, देखो इन एनिमल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। पहले बोले एनिमल सेल लिख रहे हैं। इन एनिमल्स सेल्स द outer thin layer of animal cell it's called as plasma membrane, ठीक है। समझो यहाँ पे क्या लिख कौन रहा है? देखो इधर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स में हमें जो हमारी सेल होती है उसकी आउटर थिन लेयर, ये इंपॉर्टेंट है, आउटर थिन लेयर, इसमें आउटर थिन लेयर एनिमल सेल्स की आउटर थिन लेयर में जो सेल प्रेजेंट होती है, जो लेयर होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये लिखो कि स्वान ने बताया था, और ये इंपॉर्टेंट डाल लिखना, कोई नहीं बता पाएगा, ये नीट आधे ज्यादा नीट पढ़ाने वाले 80%, ठीक है। स्वान tells about the plant cell and animal cell, plant and
एनिमल बोथ सेल्स जो दोनों सेल हैं is composed of different types of cell and their products अब देखो, ठीक है। स्वान जो है उन्होंने बताया कि जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं, ठीक है, दोनों सेल वो जो है वो डिफरेंट अलग अलग विभिन्न प्रकार की सेल और उनके प्रोडक्ट सेल के विभिन्न प्रकार के विभाजन से मिलकर बनी होती है। प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बताया था कि अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बनी होती है। किसने बताया था? स्वान ने। अगर ऐसे आया कि कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, ये किसने बताया था? तो स्वान बस करना। अगर ये बोले बताओ कि प्लांट सेल के बारे में किसने बताया, तब सिस्लाइडेन आएगा। अगर बोल दिया प्लांट और एनिमल सेल, अगर दोनों का नाम ले रहा है, प्लांट और एनिमल सेल एक साथ ले रहा है, तो तुम्हें स्वान टिक लगाना है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगर सिर्फ प्लांट सेल बोला है तो सिस्लाइडेन, अगर सिर्फ एनिमल सेल बोला है तो स्वान। अगर बोल दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, दिस इज गिवन बाय, तो वहां उस केस में भी कौन हो जाएगा? दोनों, स्वान और सिस्लाइडेन। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। ठीक है, तो इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, रीडिंग डालो। किसने जो है तो न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होती है कौन नहीं बताया पाया था। अब हम क्या पढ़ेंगे कि नई सेल कैसे बनती है। ठीक है, देखो हाउ, रीडिंग है हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। अभी तक किसने बताया, उसने नहीं बताया, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखो कि न्यू सेल्स में पहला पॉइंट लिखो कि स्वान एंड सिस्लाइडेन बोथ did not explain, लिखना मत, पहले समझ। देखो स्वान एंड सिस्लाइडेन बोथ डिड नॉट, मतलब स्वान और सिस्लाइडेन से दोनों जो है तो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। क्या? डिड नॉट एक्सप्लेन द हाउ न्यू सेल फॉर्म, नई सेल कैसे बनती है, नई कोशिका कैसे बनती है, ये कौन नहीं बता पाया? सिस्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, न्यू सेल कैसे बनती है कौन नहीं बता पाया? सिस्लाइडेन और स्वान ने। तो किसने बताया? जब इन्होंने नहीं बताया तो लिखो किसने बताया? किसने बताया? इसने नहीं तो किसने? ऐसे रुडोल्फ विर्च्यू। इसने नहीं तो किसने? इसने नहीं तो किसने? किसने? रुडोल्फ विर्च्यू। नई सेल कैसे बनती है किसने बताया? रुडोल्फ विर्च्यू। कब बताया? 1855 में। लिखो इतना जल्दी से। देखो अब लिखो रुडोल्फ विर्च्यू के बारे में। कौन है रुडोल्फ विर्च्यू? आदमी तो है ही, उसके अलावा कौन है? लिखो रुडोल्फ विर्च्यू। बहुत बड़ा योगदान है उनका। रुडोल्फ विर्च्यू 1855। ठीक है, लिखो he modified, ये सब याद रखना। he modified, अभी लिखना मत। he modified the cell theory given by, cell theory किसने दी थी? किसने दी थी सेल थ्योरी? बताओ। सेल थ्योरी स्लाइडेन स्वान। तो उसको मॉडिफाई किसने किया था? हाँ, इन्होंने रुडोल्फ विर्च्यू। theory given by, अरे क्या है? he modified the cell theory given by Sisliden and Swan। ठीक है, कैसे मॉडिफाई किया? हाउ
हाउ मॉडिफिकेशन was done। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? he tells that new cells formed by pre-existing cells, जो नई सेल वो कैसे बनती होती है? पहले जो सेल बनी हुई है उसी से नई सेल बनती है, ये बताया था उन्होंने। और यही है फुल सेल थ्योरी। जब सेल थ्योरी तब तक पूर्ण नहीं होगी, जब तक पूर्ण रूप से जो है तो वो गठन नहीं माना जाएगा उसका, तब तक ये नहीं बता दिया जा सकता कि नई सेल बनी कैसे। वो भी की तुमने ये बता दिया कि सेल थ्योरी में प्लांट सेल ऐसे आई, एनिमल सेल ऐसे बनी है, लेकिन वो न्यू सेल जब सबसे पहली बार बनी तो कैसे बनी, ये बताओ ना। कैसे बनी? सबसे पहली बार सेल बनी तो उससे जो बहुत सारी सेल बनी, तो मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि एक सेल बनी उससे कई सारी सेल बनी, जिसको हम फिजन पढ़ते हैं। तुमने पढ़ा होगा फिजन, है ना? एक सेल से बहुत सारी सेल बनती हैं, उसको मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। मल्टीपल फिजन के अलग एग्जांपल हैं। अब तो बारहवीं के पहले चैप्टर में था, अब तो हट गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हाउ मॉडिफिकेशन वाज डन, ही टेल्स दैट न्यू सेल्स फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले सेल्स बन चुकी हैं, ठीक है ना। अब जो है तो इसको लिख लीजिए। एक गिवन फेमस स्टेटमेंट है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को और क्या बोलते हैं, वो मैं लिखाऊंगा। सबसे पहले ये लिखो, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो साइंटिस्ट सेक्शन है वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करके रखना। इतना पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लिखो लास्ट स्टेटमेंट लिखो, जो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेल में। आज के लिए लास्ट स्टेटमेंट, मतलब पहली क्लास की लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें लिखो कि हमने लिखा कि न्यू सेल्स formed by pre-existing cells formed by pre-existing cells। अब देखो, नई सेल जो बनती हैं वो पुरानी सेल से मिलकर ही बनी होती हैं या उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती हैं। इसके लिए एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। फेमस स्टेटमेंट क्या है वो? ओमनीसेलुला ईसेलुला। Omnicellular acellular. Rudolph he gave the term of omnicellular acellular. सेलुला, ठीक। अब देखो एक और चीज लिख लो, स्टेटमेंट ऑफ मॉडिफाइड सेल थ्योरी। स्टेटमेंट ऑफ, जब इसके बाद जो सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो सेल थ्योरी है वो क्या बताती है, उसका स्टेटमेंट क्या था वो देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ मॉडिफाइड सेल थ्योरी। अब ये सब कौन का रुडोल्फ विर्चो का चल रहा है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट ये था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय pre-existing cells। और दूसरा पॉइंट ये था कि सेल्स आर एक दूसरा स्टेटमेंट ये था, दोनों इरेज करने के लिए। All living organisms composed of different types of cells and their products। ठीक है, अंडरलाइन क्या करना है? एक प्री-एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल किससे बनती है? प्री-एग्जिस्टिंग से। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनके जो सेल्स कैसे बने होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से और उनके प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे मॉडिफाइड सेल थ्योरी भी हमने देख लिया कि क्या होती है, समझ में आ गया। बहुत आसान लैंग्वेज में दिखा दिया सब कुछ, NCERT। इसके बाद एक बार पढ़ लोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले बार में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल, इसके बाद यूकैरियोटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।